हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने जूनियर सुपर टेट, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से कनेक्टेड वीडियोस दे रहा हूं और इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द मोस्ट कंट्रोवर्शियल और बहुत ही खूबसूरत लेखक जिनकी राइटिंग की शैली, जिनकी राइटिंग बहुत ही खूबसूरत है और जिनका नाम है सलमान रश्दी। नाम क्या है साहब? सलमान रश्दी, जिनका जन्म 1947 में हुआ और हमारे बीच ये अब भी हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1947 आपके लिए लिखा है, जो कि इनकी ईयर ऑफ बर्थ है। ठीक है ना? इंडियन ब्रिटिश नॉवलिस्ट इसलिए लिखा है, इनका जन्म भारत में हुआ लेकिन उसके बाद इन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ली, तो इंडियन ब्रिटिश, और साथ ही साथ इनके पास अमेरिका की भी नागरिकता है, सिटीजनशिप है। तो ये दो विदेशी देशों की नागरिकता इनके पास है और आज भी ये यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में। इनके बारे में और मैं बातें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, ही वॉज बोर्न ऑन 19 जून 1947 इन मुंबई इनटू ए कश्मीरी मुस्लिम फैमिली। इनका जन्म 19 जून 1947 को मुंबई में एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका जन्म। अब दूसरा पॉइंट जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है, हिज फुल नेम इज़ अहमद सलमान रश्दी। अगर हम सलमान रश्दी साहब की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम है अहमद सलमान रश्दी। ठीक है ना साहब? जन्म कहाँ हुआ? मुंबई में एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में। और कब जन्म हुआ? 19 जून 1947 को। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, ही इज़ द सन ऑफ अनीस अहमद रश्दी। इनके पिता का नाम था अनीस अहमद रश्दी, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एजुकेटेड थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिन्होंने पढ़ाई की थी लॉयर की, और आगे चलकर फिर उन्होंने लॉयर का काम छोड़ा, एक बिजनेसमैन बन गए। और इनकी मदर का नाम था नेगेन भट्ट। क्या नाम था? नेगेन भट्ट, जो कि बाई प्रोफेशन क्या थी? एक टीचर थी। तो इनके पिता अनीस अहमद रश्दी, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एजुकेटेड हुए थे, लॉयर की इन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन आगे चलकर क्या बने? एक बिजनेसमैन बने। और इनकी माँ नेगेन भट्ट, जो कि बाई प्रोफेशन एक टीचर थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज एजुकेटेड एट कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल बॉम्बे। इनकी शुरुआती शिक्षा जो है वो हुई है कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल बॉम्बे में। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए ये रग्बी स्कूल इन बारविकशायर इंग्लैंड गए। रग्बी स्कूल ऑफ बारविकशायर में इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने अध्ययन किया, वेयर ही रेड हिस्ट्री, और जहाँ इन्होंने किस विषय का अध्ययन किया? इतिहास का। तो फिर से समझिए, इनकी शुरुआती शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल बॉम्बे में हुई। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए ये रग्बी स्कूल इन बारविकशायर में गए। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज में इन्होंने अपना अध्ययन किया, और इन्होंने किस विषय का अध्ययन किया? हिस्ट्री का अध्ययन किया। उसके बाद फिर पॉइंट है, रश्दी हैज़ बीन मैरिड 4 टाइम। रश्दी साहब ने अपने जीवन काल में कुल मिलाकर 4 विवाह किए हैं। 4 बार इन्होंने विवाह किया। तो अब इनके जरा वैवाहिक स्थितियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ही वॉज मैरिड टू हिज फर्स्ट वाइफ क्लैरिसा ल्यूअर्ड इन 1976। इनका पहला विवाह जिस महिला से हुआ उनका नाम था क्लैरिसा ल्यूअर्ड, और ये विवाह हुआ था 1976 में, एंड गॉट डाइवोर्स इन 1987। विवाह 1976 में क्लैरिसा ल्यूअर्ड से हुआ और इन दोनों ने डाइवोर्स लिया 1987 में। फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ ही हैड ए सन नेम्ड जफर 1979। इनकी पहली पत्नी से इनको एक पुत्र है जिसका नाम है जफर, और उसका जन्म हुआ है 1979 में। ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा मैरिड स्टेटस क्या है? हिज सेकेंड वाइफ वॉज अमेरिकन नॉवलिस्ट मैरियन बिगिंस। अगर इन बात करें तो इनकी दूसरी वाइफ जो थी वो थी अमेरिकन नॉवलिस्ट मैरियन बिगिंस, और दे वर मैरिड इन 1988। इन दोनों का विवाह 1988 में हुआ, और 1993 में दोनों ने डाइवोर्स लिया।
तो फिर से देखिए, हिज सेकेंड वाइफ वॉज द अमेरिकन नॉवलिस्ट मैरियन बिगिंस, और इनका विवाह हुआ है 1988 में, और इन दोनों का डाइवोर्स हुआ है 1993 में साहब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, हिज थर्ड वाइफ वॉज एलिजाबेथ बेस्ट। इनकी तीसरी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बेस्ट। दे मैरिड इन 1997। दोनों ने विवाह कब किया? 1997 में, और डाइवोर्स्ड इन 2004, और 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया। दे हैव ए सन मिलन बोर्न 1997, और इन दोनों के एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम है मिलन, जिसका जन्म हुआ था 1997 में, जिस वर्ष इन दोनों ने विवाह किया। तो आप कह सकते हैं दो पुत्र हैं इनके, जफर और मिलन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन 2004 ही मैरिड पद्मा लक्ष्मी। इन 2004 ही मैरिड पद्मा लक्ष्मी, एन इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस, एक भारतीय अमेरिकन एक्ट्रेस, मॉडल एंड होस्ट ऑफ द अमेरिकन टेलीविजन शो टॉप शेफ। विशेष ध्यान रखें, 2004 में रजदी साहब ने पद्मा लक्ष्मी नामक एक इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस, जो कि मॉडल भी है और अमेरिका का एक फेमस टेलीविज़न शो आता है टॉप शेफ, उसकी होस्ट पद्मा लक्ष्मी जी से विवाह किया। द मैरिज एंडेड ऑन जुलाई 2007, लेकिन ये विवाह ज़्यादा लंबा नहीं चला, और 2 जुलाई 2007 को दोनों अलग हो गए, दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। तो कुल मिलाकर 4 विवाह किए हैं रजदी साहब ने। लेकिन अगर हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में रजदी साहब आज भी अकेले हैं साहब। उसके बाद 6 नंबर की बात करें अगर, सिंस 2000 रजदी हैज़ लिव्ड मोस्टली नियर यूनियन स्क्वायर इन न्यूयॉर्क सिटी। अगर हम 2000 की बात करें, 2021 अब चल रहा है, तो रजदी साहब का रेजिडेंस जो है वो यूनियन स्क्वायर न्यूयॉर्क सिटी है, और अधिकतर समय 2000 के बाद उन्होंने वहीं गुजारा है। उसके बाद ही है सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। जैसा कि मैंने कहा था, इनके पास 2 देशों की नागरिकता है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक, अब बात करते हैं लिटरेरी कैरियर की साहब, जिस कारण से आज हम इनको पढ़ रहे हैं, और मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल राइटर। लिटरेरी कैरियर की बात करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट, इन 1975 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल ग्रिमस, ए साइंस फिक्शन। 1975 में इन्होंने अपने साहित्यिक करियर का आरंभ किया, और इनकी पहली नॉवेल जो है वो आई, नाम था ग्रिमस, जो कि एक साइंस फिक्शन था। ठीक, दूसरा, जिस वर्क ने इनके लाइफ को परिवर्तित किया, पूरी दुनिया में इनको फेमस कराया, इन 1981 ही पब्लिश्ड हिज सेकेंड नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन। 1981 में इनका दूसरा नॉवेल आया, नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन। जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर्स डिग्री किया है, एमए किया है इंग्लिश से, उन्होंने इस नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन को पढ़ा है। तो ही पब्लिश्ड हिज सेकेंड नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन विच ब्रॉट हिम इंटरनेशनल फेम। और आप ये कह सकते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन इनका ऐसा नॉवेल है जिसने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया है। इट बॉन द, अब देखिए यहाँ जो मैंने ग्रीन से आपको बोल्ड मार्कर से किया है, ये इनके अवार्ड हैं जो कि इन्हें इस नॉवेल के लिए मिले, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। बुकर प्राइज फॉर फिक्शन मिला, द इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन अवार्ड मिला, द जेम्स टैड ब्लैक मेमोरियल प्राइज मिला, और साथ ही साथ एन आर्ट्स काउंसिल राइटर्स अवार्ड। ये सब अवार्ड जो हैं वो रजदी साहब को अपने नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिले, जिसका पब्लिकेशन 1981 में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड, और इनके तीसरे नॉवेल की बात करें, हिज थर्ड नॉवेल शेम। इनका तीसरा नॉवेल जो है उसका नाम है शेम, और इसका पब्लिकेशन 1983 में हुआ है, जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ है। चलिए खैर, वो तो अलग मजाक की बात है। इस थर्ड नॉवेल शेम, उनका तीसरा नॉवेल है शेम, वॉज कॉमनली रिगार्डेड एज ए पॉलिटिकल एलिगोरी ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अगर इनके नॉवेल शेम की हम बात करें तो शेम इनका नॉवेल जो है उसको सामान्य तौर पर एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक एलिगोरी माना जाता है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से संबंधित, पाकिस्तान की राजनीति से संबंधित। इट यूज्ड ए वेल्दी फैमिली एज ए मेटाफर फॉर द कंट्री and included characters based on former Prime Minister जुल्फ़िकार अली भुट्टो and General मोहम्मद जिया उल हक। अगर आप पाकिस्तान के इतिहास को जानते हैं तो रजदी साहब ने
अपने इस नोबेल शेप में एक धनवान परिवार दिखाया है, जो कि ऐसा माना जाता है कि एलेगोरी है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस समय के सेना के जनरल मोहम्मद जिया उल हक का। और हम सब जानते हैं, जब हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो पाकिस्तान में जितने मैक्सिमम राष्ट्रपति हुए हैं उनका अंत फांसी पर लटक के ही हुआ है। इतना अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री है पाकिस्तान। ठीक, तो भैया मोहम्मद जिया उल हक जो थे, इन्होंने सेना के माध्यम से क्या किया, पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। लगभग यही कहानी सलमान रश्दी के नोबेल शेप में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बेटा, अगला पॉइंट है, इन 1988 जिस वर्क ने रश्दी साहब को मोस्ट कंट्रोवर्शियल राइटर बनाया, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। In 1988, he became the center of controversy surrounding the publication of his fourth novel, The Satanic Verses। 1988 में अगर हम बात करें तो साहित्य के पटल पर सलमान रश्दी साहब कंट्रोवर्सी का केंद्र बन गए और अपने चौथे नोवेल सैतानिक वर्सेस के कारण, नोवेल का नाम लिखा हुआ है ब्लैक पेन से, सैतानिक वर्सेस के कारण, ऑल्दो द बुक वॉन द ब्रिट अवार्ड, इस बुक ने इनके लिए एक अवार्ड भी जीता, द ब्रिट अवार्ड। रश्दीज फ्री अडेप्टेशन ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री एंड थियोलॉजी कॉज्ड द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम आयातुल्लाह खोमेनी ऑफ ईरान इशू ए फतवा ए कॉल फॉर ऑल ओबीडियंट मुस्लिम टू एसिनेट हिम। स्थिति ये हो गई, जब सैतानिक वर्सेस का पब्लिकेशन हुआ तो इससे जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग थे या वे लोग जिनका इस्लाम पर पूर्ण रूप से भरोसा था, ऐसे कई लोगों को उनका ये वर्क जो है द सैतानिक वर्सेस बहुत भद्दा लगा, बहुत ख़राब लगा। और अगर हम बात करें तो उस समय एक बड़े ही कट्टर मुस्लिम गुरु हुए जिनका नाम था, ईरान के थे, जिनका नाम था आयतुल्लाह खोमेनी ऑफ ईरान। इन्होंने एक फतवा जारी कर दिया और ये कहा कि जो सच्चा मुसलमान है वह सलमान रश्दी का सर काट के लेकर आए। ठीक, उनके इस वर्क द सैतानिक वर्सेस के कारण। तो आप सोचिए कितना कंट्रोवर्शियल वर्क होगा ये द सैतानिक वर्सेस। जब ये पब्लिश्ड हुआ उसके बाद कई इस्लामिक कंट्रीज़ में इस वर्क को बैन कर दिया गया, कई इसकी कॉपीज़ जो थी वो जला दी गई और आप कह सकते हैं काफ़ी भय का माहौल व्याप्त हुआ कई स्थानों पर द सैतानिक वर्सेस के पब्लिकेशन के बाद। तो आप कह सकते हैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल राइटर हैं हमारे सलमान रश्दी साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मेजर वर्क्स की साहब। नॉवेल्स की बात करें, पहली नॉवेल ग्रिमस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 1975 पहला वर्क। दूसरा मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, जिन्होंने इंटरनेशनल रेप्यूट या रेपुटेशन दिलाने का कार्य किया। तीसरा शेम 1983, जो कि एक एलेगोरिकल वर्क है, नॉवेल है पाकिस्तानी हिस्ट्री को लेकर। उसके बाद द सैतानिक वर्सेस 1988, मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्क। उसके बाद द मूर्स लास्ट साई 1995, द मूर्स लास्ट साई 1995। उसके बाद सिक्स वर्क है इनका द ग्राउंड बेनीथ हर फीट, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट 1999। उसके बाद 7 नंबर पर है फ्यूरी 2001, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट 1999, फ्यूरी 2001। उसके बाद अगला इनका वर्क है 8 नंबर पर शालीमार द क्लोन, शालीमार द क्लोन 2005। उसके बाद द इंचांट्रेस ऑफ फ्लोरेंस 2008। ये सब नोवेल के नाम है साहब, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं आपके आगामी परीक्षाओं में। द इंचांट्रेस ऑफ फ्लोरेंस 2008। उसके बाद 2 years 8 months and 28 nights 2015। इनके एक नॉवेल का नाम है 2 years 8 months and 28 nights, इसका पब्लिकेशन होता है 2015 में। उसके बाद जो नॉवेल की श्रृंखला की बात करूं तो लास्ट नॉवेल है द गोल्डन हाउस 2017 में, द गोल्डन हाउस 2017 में।
अब बात कर लेता हूँ इनके कुछ कलेक्शंस की। क्या कलेक्शंस हैं देखिए साहब। पहला है ईस्ट वेस्ट 1994। पहले कलेक्शन का नाम है इनके ईस्ट वेस्ट, जिसका पब्लिकेशन होता है 1994 में। उसके बाद दूसरा इनका कलेक्शन है वर्क का मिरर वर्क। क्या नाम है? मिरर वर्क 50 ईयर्स ऑफ इंडियन राइटिंग। मिरर वर्क, वो पूरा नाम है मिरर वर्क 50 ईयर्स ऑफ इंडियन राइटिंग। और उन्होंने लिखा भी है 1947 1997, 50 वर्ष। यानी कि मिरर वर्क 50 ईयर्स ऑफ इंडियन राइटिंग 1947 टू 1997, 50 वर्ष हो गए। और इसका पब्लिकेशन भी भाई 1997 में हुआ है, 1997 में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट इनका जो कलेक्टिव वर्क है उसका नाम है द बेस्ट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज। क्या है साहब कलेक्शन का नाम? द बेस्ट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज। और इसका पब्लिकेशन होता है 2008 में। उसके बाद चिल्ड्रन बुक्स, कुछ इन्होंने 2 किताबें ऐसी लिखी जो बच्चों के लिए लिखी हैं, चिल्ड्रन बुक्स। पहली का नाम है हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज। हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, इसका पब्लिकेशन होता है 1990 में। उसके बाद दूसरा है ल्यूका एंड द फायर ऑफ लाइफ। ल्यूका एंड द फायर ऑफ लाइफ 2010 में। उसके बाद ऐसे एंड नॉन फिक्शन वर्क की बात कर लेते हैं साहब इनके। पहला है द जगुआर स्माइल। क्या है? द जगुआर स्माइल। और इसका पब्लिकेशन होता है 1987 में। ध्यान रखना ये एसेज एंड नॉन फिक्शनल वर्क हैं। द जगुआर स्माइल 1987। उसके बाद दूसरा है इन गुड फेथ ग्रांटा। इन गुड फेथ ग्रांटा, और इसका पब्लिकेशन होता है 1990 में। उसका तीसरे नंबर पर आता है इमेजिनरी होमलैंड्स। इमेजिनरी होमलैंड्स एसेज एंड क्रिटिसिज्म। ये वर्क क्या का है? एसेज और क्रिटिसिज्म का, इमेजिनरी होमलैंड्स। और इसमें कलेक्शन है साहब 1981 से लेकर 1991 तक का। और इसका पब्लिकेशन होता है 1992 में। का पब्लिकेशन हुआ इस वर्क का 1992 में पब्लिकेशन होता है। इमेजिनरी होमलैंड्स एसेज एंड क्रिटिसिज्म 1981 टू 1991, और इसका पब्लिकेशन हुआ 1992 में। चौथे नंबर पर आपका है द विजार्ड ऑफ ओजेड। द विजार्ड ऑफ ओजेड BFI फिल्म क्लासिक्स। BFI, ध्यान रखिए, द विजार्ड ऑफ ओजेड BFI फिल्म क्लासिक्स, BFI। और इसका पब्लिकेशन होता है 1992 में। और एक और इनका जो एसेज और नॉन फिक्शनल वर्क में है उसका कलेक्शन का नाम है मोहनदास गांधी, और ये आया 1998 में। क्या है? मोहनदास गांधी 1998। चलिए कुछ और वर्क की बात कर लेते हैं। अगला वर्क है इनका स्टेप अक्रॉस दिस लाइन कलेक्टेड नॉन फिक्शन। स्टेप अक्रॉस दिस लाइन कलेक्टेड नॉन फिक्शन। इसमें क्या है, इनके जो नॉन फिक्शनल और एसेज वर्क है 1992 से 2002 तक वो शामिल हैं। और इसका पब्लिकेशन होता है 2002 में। ध्यान रखिएगा, स्टेप अक्रॉस दिस लाइन कलेक्टेड नॉन फिक्शन 1992 टू 2002, और इसका पब्लिकेशन होता है 2002 में। उसके बाद दूसरा अगला वर्क आया 7 नंबर पर द ईस्ट इन ब्लू। वर्क का नाम क्या है? द ईस्ट इन ब्लू। इसका पब्लिकेशन होता है 2004 में। उसके बाद नेक्स्ट आया ए फाइन पिकल। ए फाइन पिकल 2009 में। और बेटा लास्ट इनका वर्क है इन द साउथ 2012। इन द साउथ, जिसका पब्लिकेशन होता है 2012 में। तो ये है हमारे सलमान रश्दी साहब, उनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण वर्क्स, नॉवेल्स, कलेक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल वर्क और इनके जीवन से कनेक्टेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स।